नमस्कार, मैं हूं जय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में हम प्रेस के ऊपर बात करते हैं, मीडिया के ऊपर बात करते हैं, वो बात करते हैं जो सोशल मीडिया में बहुत सुर्खियां बटोर रही हो, वो बात करते हैं जो अखबारों में प्रकाशित हो समाचारों के विषय में बात करते हैं, वो बात करते हैं जिसे टीवी चैनल ने दिखाया हो। आज हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं जो हिमाचल प्रदेश से है, उत्तराखंड से है, लखनऊ से है, रायपुर से है और थोड़ी देर बाद भोपाल से भी हमारे करस्पॉन्डेंट जुड़ेंगे। सबसे पहले हम हिमाचल की ओर चलेंगे, जहां सुनीता सिंह हमारे साथ मौजूद है। और सुनीता सिंह, ये बताइए कि हिमाचल के आज की क्या क्या खबरें हैं जो प्रमुखता से प्रकाशित किया गया हो या सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा हो या चैनलों में दिखाया गया हो, ऐसे कुछ खबरों के विषय में जो प्रमुख खबरें हैं उसके विषय में बताइए और दर्शकों को जानकारी दीजिए। जी, मैं राजनीति से जुड़ी खबरों के बारे में बताना चाहूंगी। हिमाचल में जाति के आधार पर होगी जनगणना। ये जरूरी है कि कांग्रेस सरकार का कहना है कि ये भारत का जो हमारे जहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार है वहां पर समाज का एक्सरे होना बहुत जरूरी है, जिससे कि गरीबों को उनका निरीक्षण करवाना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये कहा है कि ये काम नरेंद्र मोदी जी को करवाना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं करवाया और वो करवाने से डर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि साथ में जिन जगहों पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर जाति के आधार पर जनगणना होगी। इस बैठक में सुखू जी भी साथ रहे और राहुल गांधी जी भी साथ ही भाजपा ने इस पे आरोप लगाते हुए कहा कि अंग्रेजों की नीतियां अपना रही है भाजपा, अंग्रेजों की नीति अपना रही है कांग्रेस सरकार। साथ ही नशा के बारे में यहाँ पे सरकारों से जो सरकार मुक्ति केंद्रों को क्या दे रही है, मतलब कोर्ट ने रिपोर्ट जारी की है कि जो भी सरकार में नशा मुक्ति केंद्र है उनको क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है नशा मुक्ति केंद्रों में, जिस तरह से उनको बिस्तर की क्या फैसिलिटी मिल रही है, उनको नशा मुक्ति केंद्रों में क्या क्या चीजें मिल रही है, उसकी सरकार ने रिपोर्ट मांगी हुई है। ये रिपोर्ट किन्नौर, लाहौल स्पीति, हमीरपुर इन सभी जिलों से मांगी गई है। इसका कोर्ट में निरीक्षण होगा कि किन जगहों पे जो हमारे नशा मुक्ति केंद्रों में जो नशा मुक्ति केंद्रों में जो नशे से ग्रसित है लोगों उनको क्या फैसिलिटी दी जा रही है। साथ में ही शिमला में गोपालपुर में जो है सैटेलाइट सेंटर बनने जा रहा है, चिड़ियाघर बनाया जाएगा, वो विरान नहीं रहेगा। 600 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है चिड़ियाघर वहां पर। और साथ ही क्रिकेट की एक न्यूज बता देते हैं आपको कि 10:30 बजे इंडिया और इंग्लैंड का बांग्लादेश के साथ इंग्लैंड और बांग्लादेश का मैच होने जा रहा है। चलिए, हिमाचल से सुनीता सिंह हमको जानकारी दे रही थी। अभी हिमाचल की क्या है प्रमुख खबरें, सुनीता जी, और भी जो खबरें हैं उसे आप याद कर लीजिए और कौन कौन सी खबरों को हमें दर्शकों को बीच में ले जाना है उसे आप तैयारी कर लीजिए। मैं फिर से आऊँगा आपके पास। अब मैं जाना चाहूँगा उत्तराखंड, जहाँ भूपेंद्र सिंह हमारे संवाददाता वहाँ पर मौजूद है। और भूपेंद्र, बताइए कि उत्तराखंड की क्या है वर्तमान स्थिति और आज कौन कौन सी खबरें जो सुर्खियां बटोर रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं श्रीवास्तव जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने का जो है रोजगार प्रथम पोर्टल का शुभारंभ किया है। राज्य में रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल को उपलब्ध कराया जाएगा और गौर पॉलिसी के लिए जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री ने युवा उत्तराखंड एक पोर्टल लॉन्च किया है, शुभारंभ भी किया है उन्होंने। और इसके साथ साथ मैं बता दूं, पीएम मोदी के दौरे को लेकर जो बहुत तेजी से तैयारियां चल रही हैं और सीएम धामी ने कहा है कि मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो आदि कैलाश और जागेश्वर धाम की यात्रा करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जो यात्रा है, इससे जो है पर्यटन को जो है बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे। जी श्रीवास्तव जी। जी, और कोई खबरें हैं तो आप उसमें फिर से मैं आऊँगा, उस समय आप बता दीजिएगा। अब मैं लखनऊ की ओर चलूँगा, लखनऊ जहाँ हमारे साथ
गोपाल कृष्ण जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, क्या खबरें हैं आज के लखनऊ की? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण खबर अगर उत्तर प्रदेश से आ रही है तो वो जो है इकाना स्टेडियम से आ रही है, जहां पे वर्ल्ड कप की तैयारी हो चुकी है। वर्ल्ड कप में मैच की तैयारी जो हो रही है उसमें 12 तारीख को जो है साउथ अफ्रीका और जो है ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये मैच होना है, जिसकी तैयारी हो चुकी है। सारे खिलाड़ी लखनऊ के हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं, पूरे जोश के साथ आए हैं, दो दो हाथ करने को आए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने भी पूरी तैयारी कर ली है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के जितने खिलाड़ी हैं उन्होंने जो है पूरी तैयारी कर ली है। पूरा प्रशासन इसी में जुटा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जो इकाना स्टेडियम में जो हो रहा है तैयारी है, पूरी फोर्स की तैयारी की जा रही है। लगभग 2700 पुलिसकर्मी जो है तैनात कर दिए गए हैं, इनकी जो है सुरक्षा के लिए, तमाम सारी व्यवस्थाओं के लिए। तमाम सारे जो है सरकारी अफसर भी जो है पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। ये जो है वर्ल्ड कप जो हो रहा है इसमें कहीं भी चूक ना हो, कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, कहीं भी कोई परेशानी ना हो लोगों को। ऐसे में पूरी तैयारी जो है इकाना स्टेडियम में हो रही है। ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है ये इकाना स्टेडियम है, जहां पे जो है मैच होना है 12 तारीख को। और ये महत्वपूर्ण है, 12 तारीख को मैच होना के लिए होड़ लगी है। तो कहीं कोई अपनी पैरी में लगा हुआ है कि हमको अंदर जाने की परमिशन मिल जाए। तो वहीं देखा जाए तो दूसरी खबर अगर कोई आ रही तो बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षकों के बीच में जो है दोनों ताकत लगा दी गई है। और इन लोगों ने प्रदर्शन के बैनर तले इन्होंने जो है पूरी तैयारी की है, और ये लोग जो है प्रदर्शन भी किए हैं। और प्रदर्शन करने के बाद इन्होंने साफ कहा है कि मुझे अफसरों से नाराजगी है, क्योंकि अफसर जो है हमारी सुनते नहीं हैं, और सरकार के लोग जो है हमारी पूरी मदद करते हैं, मंत्री हो या मिनिस्टर हो, उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है। वहीं पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में डेंगू का कहर भी जो है कहीं ना कहीं बरपा रहा है। तो डेंगू भी कहीं ना कहीं आ रहा है, जिससे लोगों को दिक्कतें। 20 नए मरीज जो है शामिल हुए, जिसमें अलीगंज और चिन्हट का जो है और गौतमपल्ली के मरीज ज्यादा पाए गए। तो वहीं दूसरी खबर जो आ रही है वही 30 फीट नीचे जो है एक बस गिर गई, जो लखनऊ एक्सप्रेस वे पे जा रही थी रात, आधी रात को। तो जो है 30 फीट नीचे जो है बस गिरी, जिसमें 35 लोग घायल हुए, इजरायली पर्यटक भी थे इसमें। और ये रात को घटना हुई, आधी रात नोएडा से वाराणसी जा रही थी ये बस, जिसमें ये हादसा हुआ। सभी घायलों को जो है की जो है जो कर्मचारी थे वो लगे थे, उनकी व्यवस्था की गई, उनको जो है अस्पताल तक पहुंचाया गया और उनका इलाज हुआ। वहीं दूसरी खबर अगर आ रही है तो कोरोना वैक्सीन को लेकर ने तो अखिलेश जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैसे भी गंभीर व्यक्ति हैं, उन्होंने साफ तौर पे निशाना साधा कि समय आ रहा है, आप देखिए। तो निशाना अखिलेश, और जो है वैक्सीन को लेके कहा, वैक्सीन के ऊपर के बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा 80 करोड़ का जो है फ्री राशन हमने दिया, 220 लोगों को फ्री वैक्सीन का कार्य दिया गया। तो ये सब 33% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए किया गया। तो ये तमाम सारी योजना, तमाम सारी चीजें जो है मैंने उत्तर प्रदेश से चलाई हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, कई नवासियों से कहा कि एक वैक्सीन फिर आ रही है, वो जरूर देखिए आप लोग, जिससे नौजवान जरूर देखें, उनको सारी चीजें मालूम होंगी। चलिए, गोपाल कृष्ण जी ने क्रिकेट के विषय में जानकारी दी और डेंगू के विषय में चेतावनी भी दी है कि सावधान रहे, और जो स्वास्थ्य अमला है उसमें मुस्तैदी से लगे हुए हैं डेंगू से निपटने के लिए। और यह भी गोपाल ने जानकारी दी है कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच किस प्रकार के तकरार अभी भी जारी है, और वैक्सीन को लेके जो सवाल उठाया उस पर भी उन्होंने जो जवाब दिया है, माकूल जवाब दिया है। अब मैं चलूँगा रायपुर की ओर, जहाँ शशि भूषण द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद है, और शशि भूषण जी काफ़ी जानकारी हमें देते हैं वहाँ, जो कि इलेक्शन मोड पे है। और कल ही भारतीय जनता पार्टी ने एक और सूची जारी की है, तो अब क्या स्थिति है वहाँ राजनीति की? और शशि भूषण जी, आप बताइए, सबसे पहला सवाल
ये करूंगा। बाकी कौन कौन सी खबरें सुर्खियों में है ये तो आप बताइएगा। लेकिन कल सूची जारी होने के बाद वहाँ क्या चर्चा है, क्या वहाँ की स्थिति है, कांग्रेस की सूची अभी जारी नहीं हो पाया है, इस पर क्या चर्चा है, विशेष करके ये आप जानकारी दर्शकों को दीजिए। जी जरूर, जिस चीज का इंतजार था, यहाँ चुनाव की रणभेरी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना है। जिसमें अभी आप देखेंगे, जैसे कि आपने बताया कि भाजपा ने अपनी दूसरी सूची जो जारी की है, जिसमें 64 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा उन्होंने कर दी है। 64 प्रत्याशियों में श्रीवास्तव जी मैं आपको ये बता दूं कि 64 प्रत्याशी में से 3 सांसद हैं, जिसमें 2 पूर्व आईएएस हैं और एक एक्टर को शामिल किया गया है। 85 इस तरीके से टोटल नामों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। सिर्फ 5 प्रत्याशियों का ही घोषणा शेष है, जिसमें से 43 नए लोगों को मौका दिया गया है। यदि हम जातिगत समीकरण की बात करें कि बीजेपी ने किस तरीके से टिकट का वितरण किया है, तो ये जानना बहुत ही रोचक होगा कि आदिवासी समाज से भारतीय जनता पार्टी ने 30 प्रत्याशी, अनुसूचित जनजाति से इन्होंने 10 प्रत्याशियों को मौका दिया है, ओबीसी से 31 लोगों को मौका दिया है, महिलाएं 14 प्रत्याशी तय की गई हैं, और नए जो चेहरे हैं, जैसे कि मैंने पूर्व को मौका दिया है। और एक खास चीज और बता दूं श्रीवास्तव जी अपने चैनल के माध्यम से, कि अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायक जो थे, उनमें से एक लीडिंग विधायक जो बिंद्रानवागढ़ क्षेत्र के थे, डमरूधर पुजारी, इनका टिकट काटकर किसी दूसरे प्रत्याशी को टिकट दे दी गई है। ये पहले ऐसे विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनका टिकट काट के दूसरे को टिकट दिया गया है जी। और रही दूसरी बात की कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, तो इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैठ हैं, इन्होंने लगातार अपने उद्बोधन में और प्रेस वार्ता में ये कहा है कि हम सूची की घोषणा 10 तारीख के बाद करेंगे। तो ये पूर्व में ही कयास लगाए जा रहे थे कि इनके नामों की घोषणा जो है वो 10 तारीख के बाद, मतलब सीधे सीधे नवरात्र की संभावना दिख रही है यहाँ पे। और इसलिए भी इनको सूची जो घोषित से ऐसा लगता है, तमाम लोग कयास इस बात का लगा रहे हैं कि एक एक जगहों से इनके 20-20 प्रत्याशियों ने आवेदन किया हुआ है उस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनने के लिए। तो भारतीय की स्थिति है, यदि उन नामों को ये शीघ्र उजागर कर देते हैं तो विद्रोह की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और लोग विरोध प्रदर्शन में हो सकता है कि कार्यालय और सड़कों तक उतर आए। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बात का इंतजार कर रही है कि जैसे जैसे समय नजदीक आती जाएगा, उसी नजदीकी को देखते हुए ये अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेंगे। जी श्रीवास्तव। अच्छा, राजनीति के अलावा कोई खबर हो जो दर्शकों को बताना जरूरी है, और ऐसी कौन सी खबर है जो राजनीति से हटके हो? जी बिल्कुल, राजनीति से हटके ये है कि शायद पूर्व में घटना घटी थी, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताया भी गया था कि रायगढ़ में एक्सिस बैंक में एक डकैती हुई थी। डकैती में आरोपियों को पुलिस प्रशासन ने, एक आरोपी कल ही पकड़ाया हुआ है, तो ये बहुत बड़ी खबर है। उसके पास से एक देसी कट्टा और 6 कारतूस बरामद हुए हैं। जी चलिए, शशि भूषण द्विवेदी जी जानकारी दे रहे थे कि राजनीति के जो माहौल है वो गर्मा गया है वहाँ पर, और एक विधायक का टिकट भी काटा गया है छत्तीसगढ़ में, और 3 सांसदों को टिकट दिया गया है। जैसे मध्य प्रदेश में भी यहाँ 7 सांसदों को टिकट दिया गया था, और कल छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी 57 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। उसमें कोई बहुत चौंकाने वाला नाम तो नहीं है, लेकिन जो वर्तमान विधायक है, अधिकतर उन विधायकों को फिर से मौका दिया गया है। मैं अब मध्य प्रदेश के ओर चलूंगा, जहां हमारे साथ विनोद तिवारी जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, कल जो कि आचार संहिता लागू हो गया है, तो क्या लगता है कि आचार संहिता लागू होने के बाद प्रदेश के हाल क्या है, वहाँ क्या परिवर्तन देखा जा रहा है? आप राजनीति के साथ साथ
इस परिवर्तन के बारे में जरूर बताइएगा और क्या परिवर्तन वहाँ पे देख रहे हैं, उसके साथ साथ प्रशासनिक अमला और राजनीतिक जो कसावट है वो कैसे देखा जा रहा है, जरा बताइए आप। जी देखिए, जैसा मैं आपको कह रहे हैं, और ये जो क्षेत्र में जाने पहचाने चेहरे हैं, इनने विकास का कार्य किया है। तो कल जो सूची जारी की गई है उसमें जो टिकट दिए उन्हीं लोगों को दिए, उन्हीं पे दांव खेला है जो पुराने समय में जीत के आए थे। अगर मैं विधानसभा 4 विधानसभा की बात करूं तो हुजूर से रामेश्वर शर्मा को दे दिया है और गोविंदपुरा से कृष्णा गौर को दे दिया है। लेकिन मैं दक्षिण पश्चिम सीट जो है उसको हमने रोक के रखा है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम जो विधानसभा उस पर पेज उलझा हुआ है, अभी तक उस सीट का इनका नाम डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन जैसे ही इन लोगों के नाम आए हैं जो पूर्व में इस सीट से जीत चुके हैं, तो काफी हर्ष का माहौल था। क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है, इसलिए कोई प्रदर्शन या कोई मतलब खुशी का माहौल तो नहीं कर सकते थे, लेकिन काफी उन लोगों में खुशी है जिनको टिकट मिला है। उनका ये कहना है कि हम जनता के बीच में काम किया था, हम पे पार्टी ने विश्वास किया है और इस बार फिर कमल खिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको जैसा मैं बताऊं तो आचार संहिता लगने के बाद माहौल बहुत सख्त हो गया है। आज से आचार संहिता में जो बोर्ड और होल्डिंग आचार संहिता में आज से शुरू हो जाएगा। वहीं आपको बता दूं कोई जुलूस या बैंड बजाना है तो उसके लिए आपको एसडीएम से परमिशन लेना पड़ेगी। लेकिन जनहित की बात करूं तो जनहित में जो जन सुनवाई का कार्यक्रम होता है, जो जनता को न्याय मिले, वो लगातार जारी रहेगी। उसमें कोई आचार संहिता का नियम लागू नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज से पूरे शहर में जो होर्डिंग लगे हैं, बोर्ड लगे, उनको हटाने का काम सख्ती से पालन शुरू कर दिया है। पूरे उसके बाद पावर आ गए। जय जी। चलिए, होर्डिंग बैनर हटाने का काम जारी है आचार संहिता लागू होते से ही, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हर इलेक्शन में हम लोग जो देखते हैं कि आचार संहिता लागू होते से ही प्रशासनिक अमला जो है राजनीति पर भारी पड़ते हैं और यही दिन का इंतजार भी प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। और अभी ये देखा जा रहा है कि जो राजनीतिज्ञ है उनको आदेशित किया जा रहा है, आपके होर्डिंग फलाना जगह पर लगा हुआ है उसको हटाइए। और अचानक जैसे ही एक दिन का फर्क है आचार संहिता लगने से पहले के दिन और आचार संहिता लगने के बाद के दिन, इन 2 दिनों में बहुत अंतर देखने को मिलता है। एक और जहां नेता आदेशित करते हैं अधिकारियों को, वही आचार संहिता लगते से ही ये परिवर्तन हो जाता है। अधिकारी किसी नेता के सुनना बंद कर देते हैं और अधिकारी अब आदेशित करने लगते हैं नेताओं को। तो ये परिवर्तन तो हमें देख ही रहे हैं और हमेशा देखते आए हैं। अब फिर से मैं हिमाचल की ओर चलूंगा, जहां शिमला से हमारे साथ सुनीता सिंह मौजूद है और सुनीता सिंह बताएंगे। पहले भी बताया उन्होंने किस प्रकार से वहाँ के राजनीतिक सरगर्मियाँ हैं, वहाँ प्रधानमंत्री के क्या अभी भूमिका होने वाली है, मुख्यमंत्री की क्या स्थिति है, सब विषयों पे उन्होंने बात की है। अब और क्या खबर छूट गई है जो सुनीता जी दर्शकों को बताना चाहती है? सुनीता जी बताइए कि हिमाचल में और कौन सी खबरें हैं जो आज की सुर्खियां है जो आप बताना चाहती है? हिमाचल सरकार ने जो शहीदों के परिवार है उनको का प्रस्थान किया है। उन्हें कहा है कि इसमें जो राशि थी वो 20 लाख रुपए थी, उन्हें 10 लाख रुपए की राशि देने की राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अब जो शहीदों के परिवार है उन्हें 30 लाख रुपए की राशि मिलेगी। साथ में ही यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहा है। हमीरपुर में 10 करोड़ की ठगी हुई एक व्यक्ति के साथ, पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है, उसके ऊपर कार्रवाई। साथ ही किसानों के लिए गोदाम में 2600 टन यूरिया खाद का भी किया गया है। चलिए, और मौसम के बारे में बात की जाए तो अब यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है। अच्छा, फिलहाल सुनीता जी, फिलहाल वहाँ की स्थिति क्या है, ठंड कितनी है? मतलब लोगों के जो स्वेटर डालना वो शुरू कर दिया है यहाँ पर। और बारिश भी जैसे अलर्ट कई जिलों में अलर्ट किया गया है, आज भी यहाँ पे काफी बारिश हुई है। चलिए, सुनीता जी बता रही थी शिमला में काफ़ी ठंड है और वो ठंड और बर्फ़ के लिए जाना जाता है और आमतौर पे जो सैलानियाँ हैं शिमला की ओर इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ बर्फ़ देखकर आनंदित होना चाहते हैं। वहाँ के जो ठंड है वो अभी बढ़ चुका है, जैसे कि सुनीता जी ने बताया। अब हम फिर चलेंगे उत्तराखंड की ओर, जहाँ देहरादून से हमारे साथ भूपेंद्र सिंह मौजूद है। भूपेंद्र, बताइए और कौन सी खबर जो है छूट गई है?
बिल्कुल, मैं आपको बताऊं जी, उत्तराखंड में नशे को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत जो उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने लगभग कल जो है 70 नाली जो है भांग की खेती जो है वो नष्ट की है। इसके साथ ही नैनीताल के पास जो है अध्यापकों से जो बस थी भरी वो खाई में गिर चुकी थी, और जिसके कारण जो है 4 लोगों की मृत्यु हो गई। उसी को बता दूं, हरिद्वार नगरी में भी एक महिला जो है हत्या कर दी उसकी। पुलिस को काफी शिकत करनी पड़ी, 7 टीमें बना के जो है एसएसपी परमेश सिंह डोभाल ने जो है इसका खुलासा किया है। जी श्रीवास्तव। जी, वहाँ जो खबरें थे वो भूपेंद्र सिंह ने विस्तार पूर्वक बताया है। और अब मैं फिर से उत्तर प्रदेश की ओर जाऊंगा, जहां लखनऊ से गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, और कौन सी खबरें हैं जो अभी बताना जरूरी है दर्शकों को, और विशेष करके वहाँ जो योगी है वो नेशनल लीडर के रूप में जाने जाते हैं, तो क्या जो 5 राज्यों में इलेक्शन है इसका कोई प्रभाव आप यूपी में देख रहे हो, क्योंकि यूपी में अभी इलेक्शन नहीं है? देखिए, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, और यहाँ पे महत्वपूर्ण ये भी है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया जो भारतीय जनता पार्टी के जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जी इस मामले में बहुत गंभीर रहते हैं। चुनाव में कहीं भी कोई मामला पूर्ण योगदान रहता है, ऐसे पे लोग हों वो मतलब 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, तो योगी का कहीं ना कहीं जो है वहां जाना होगा, लोगों को और बताना होगा, भारतीय जनता पार्टी के विषय में बताना होगा। अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए योगी आदित्यनाथ जो है बराबर लगे हुए हैं, और आने वाले समय में भी बहुत बड़ा चेहरा होंगे। उत्तर प्रदेश के तो हैं ही, और देश के भी बड़ा चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो उनका जरूर है कि कहीं ना कहीं 5 राज्यों में वो जाएंगे और लोगों को बताएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के भी तो महत्वपूर्ण है ही। अच्छा, दूसरा एक खबर और भी उत्तर प्रदेश से है, जिसमें आपको बता दें कि इधर मायावती जो है निर्माण दिवस पर सभी पार्टियों को जो है काशीराम को याद किया गया। ये जो पहले मायावती इतनी गंभीर नहीं थी गई हैं, और आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरी तैयारियों के साथ लगी हुई हैं कि कहीं ना कहीं जो है उनसे चूक ना हो, उत्तर प्रदेश में उनकी मजबूती हो। लोकसभा चुनाव में वो पूरी तैयारियों के साथ जो है सभी कार्यकर्ताओं को जो है किसी ना किसी चीज में, किसी ना किसी कार्यक्रम में जो है वो आगे से आगे अपने कार्यक्रम को बढ़ा रही हैं, जिससे लोगों को अच्छा संदेश जाए और उनकी पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत हो। चलिए, अब बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल कृष्ण जी, आपने जानकारी दी है और मायावती की जो सक्रियता है उस पर आपने बात की। और मुझे लगता है कि मायावती इन 5 राज्यों में से कम 3 राज्यों में तो सक्रिय रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन दोनों ने जो अलायंस किया है, भले इंडी गठबंधन हो या एनडीए हो, इन दोनों में शामिल करने के लिए मायावती को काफ़ी कोशिशें की जा रही है। लेकिन मायावती जो है अकेला चलो की नीति अपनाकर वो खुद ही चुनाव लड़ना चाहती है। ये देखा जा गया है, अभी किसी के साथ में कोई गठबंधन एनडीए या इंडी अलायंस से नहीं किया है। अब फिर मैं छत्तीसगढ़ की ओर जाऊंगा, जहां हमारे साथ शशि भूषण जी है। और शशि भूषण जी, बताइए कि और कौन सी खबरें हैं जो आप बताना उचित समझते हैं? जी बिल्कुल, एक खबर ऐसी है जो वाड्रफ नगर जो छत्तीसगढ़ का और इधर बॉर्डर जो पड़ता है, वहां पे 2 ट्रक भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री कल बरामद की गई है। जब ट्रक को जब जब्त किया गया और उनके माल की जब चेकिंग की गई, तो उसमें भारी मात्रा में ये पाया गया। जब उसके दस्तावेज दिखाने के लिए उन ट्रक ड्राइवरों से कहा गया, तो वो कोई भी दस्तावेज प्रकार से पुलिस ने क्या है कि उन चीजों को जब्त कर लिया है और उस पर कार्रवाई अवैध चल रही है। एक चीज और बता दूं कि भवानीपुर के आसपास के जो गांव है यहाँ पे, भवानीपुर मतलब ये समझिएगा कि बलौदा बाजार के इधर से लगे हुए एरिया हैं छत्तीसगढ़ के। यहाँ पे भारी मात्रा में आप देखेंगे तो शराब, गांजा
और सट्टा, ये टमाटर की धज्जियां उड़ा रहे हैं और इस तरीके से खुलेआम बेतरतीब बिक रहे हैं, जिसपे काफी दिनों से ये प्रयास किए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा कि इनको रोका जाए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि उनको रोका जा रहा है, क्योंकि भवानीपुर जो है वो मध्य प्रदेश से सटा हुआ एरिया है। तो मध्य प्रदेश के और उड़ीसा के आसपास के जो एरिया है वहां से गांजे और शराब बेतरतीब और बहुतायत मात्रा में यहाँ पे लाए जा रहे हैं। चलिए, हाँ, अंतिम प्रतिक्रिया के लिए विनोद तिवारी के पास जाएंगे हम। विनोद तिवारी जी, बताइए मध्य प्रदेश पे और कौन कौन सी खबरें हैं जिसे बताया जाना चाहिए और आज की सुर्खियां बनी हुई है। देखिए जैसे जी, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति से थोड़ा और मैं शुरुआत करूंगा। अब 38 दिन या 35 दिन चुनाव में बचे, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक सूची जारी नहीं की है। वो बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी अपनी फौज मैदान में उतार दी है, लेकिन कांग्रेस अभी अपने उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर नहीं कर पाई है। वही दक्षिण पश्चिम जो सीट है उस पर लगातार संशय बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का कि किसको टिकट दिया जाए। उसमें मैं आपको बता दूं कि आज से भोपाल में जो है सख्त चेकिंग अभियान चलेगा। जो यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं, जो हेलमेट नहीं लगाते हैं और जो वाइट जेब्रा लाइन होती है उसको क्रॉस करेंगे तो उनको जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन ने सख्त अलर्ट जारी कर दिया है कि आप यातायात नियमों का पालन करें। तो वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, जिस तरह से थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, ठंड बढ़ रही है, तो मच्छरों का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नगर निगम ने मच्छर मार अभियान आज से शुरू कर दिया है। उसकी शुरुआत हो गई है कि पूरे क्षेत्र में, पूरे शहर में जो है मच्छर मार अभियान चलाया जाएगा। उसके लिए गाड़ी चलाई जाएंगी और आज से स्वच्छता अभियान भी चालू किया गया। जगह जगह निगम निगम की गाड़ियां जो है थोड़ी तो हटाई हैं, साथ में स्वच्छता अभियान को भी सहयोग कर रही है और लोगों से अपील कर रही है कि कृपया घर का कचरा जो गाड़ियों में फेंके, बाहर ना फेंके। वहीं अगर दूसरी खबरों की बात करूं तो आज जो क्षेत्र के क्षेत्र वहां पे एक मतलब शेर नजर आया है। हालांकि थोड़ी देर आया था, लोगों ने उसको देखा, लेकिन फिर वो चला गया। तो प्रशासन वन विभाग फिर अलर्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। रात में जो बाघ या चीता पानी पीने आता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट है और वहां फिर आज से लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। जैसा चलिए, आज के प्रेस वार्ता में बस इतना ही। आज का जो निष्कर्ष है वो ये निकला है कि शिमला में काफ़ी ठंड है, बर्फ़ है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में राजनीतिक गर्माहट है। यही लखनऊ में डेंगू का प्रकोप है। इन सब से, डेंगू से बचने के लिए भी प्रशासनिक अमला वहाँ पर मुस्तैद है। कल फिर इसी समय 9 बजे हम प्रेस वार्ता लेके हाजिर होंगे और बताएंगे किन राज्यों में क्या है, किन खबरों के लेकर सुर्खियां है और क्या है प्रमुख खबरें। धन्यवाद, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।